हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कंसेप्ट ऑफ मटेरियलिटी के बारे में कि मटेरियलिटी क्या होती है, कितने टाइप की होती है, उसका क्या इंपॉर्टेंस होता है, कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं मटेरियलिटी को, इसकी एप्लीकेशन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में क्या होती है और कुछ हम एग्जाम्पल से समझेंगे कि मटेरियलिटी का कंसेप्ट होता क्या है। मटेरियलिटी होती क्या है? अगर हम ऐसे 320 यानी कि स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग 320 की बात करें तो मटेरियलिटी मीन्स मिस स्टेटमेंट्स इंक्लूडिंग ओमिशंस that could individually or in aggregate affect or could possibly या reasonably expect to influence the economic decisions of users of financial statement। मतलब वो misstatements या omissions ठीक है मटेरियल मानी जाएंगी जो कि इंडिविजुअली या इन एग्रीगेट, मतलब सबको सारी एरर्स को मिला लो, एक तरफ कर दो, सबको कंबाइन कर दो, या इंडिविजुअल लेवल पे भी देख लो, वो एरर्स, वो ओमिशंस, वो मिसस्टेटमेंट्स इंडिविजुअली एग्रीगेट लेवल पे मटेरियल मानी जाएंगी जो कि इकोनॉमिक डिसीजंस यानी कि उनका जो इकोनॉमिक डिसीजन है कि मैं अगर एज एन इन्वेस्टर सोच रही हूँ फिनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ते हुए कि मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करूँ कि नहीं करूँ, तो मेरा एक इकोनॉमिक डिसीजन है, तो उस इकोनॉमिक डिसीजन को इफेक्ट करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मैं एक इन्वेस्टर हूँ, मैं सोचती हूँ कि इस कंपनी में पैसा लगाऊँ। अब मैंने उस कंपनी के फाइनेंशियल्स पढ़े, अब अगर मैं फाइनेंशियल्स पढ़ रही हूँ तो मैं यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैं हूँ, मेरा एक इकोनॉमिक डिसीजन है इन्वेस्ट करना। मैं मटेरियलिटी का कंसेप्ट कैसे पढ़ूंगी कि अगर वो ऑडिटर का जो ओपिनियन है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स, हम ये जो वर्ड बोलते हैं उसका ये रेलेवेंस होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है मटेरियलिटी के कंसेप्ट्स को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं, वो यूजफुल होते हैं, कंसाइज होते हैं, रेलेवेंस होते हैं फॉर द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मैं अगर यूजर्स हूँ तो मेरे लिए वो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। मतलब मैं पूरा अननेसेसरी या इमटेरियल एडजस्टमेंट्स डेटा वो सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं है। ओनली मटीरियलिटी के कंसेप्ट के बेस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने गए हैं। तो मेरे लिए एज एन यूज़र जो ऐसे 320 डेफिनेशन में कह रहा है कि वो मिसस्टेटमेंट्स या वो ओमिशंस जो कि मटीरियल हो सकती हैं, मेरे लिए बीइंग एन यूज़र्स, अगर मैं यूज़र्स हूँ और फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मैं एक डिसीजन लेने वाली हूँ इन्वेस्टमेंट्स के लिए, तो अगर कोई भी ऐसी मिसस्टेटमेंट है या ओमिशन है जो स्किप हो गई है या जो इग्नोर की गई है बट वो मटेरियल थी, तो वो मेरे डिसीजन को, मेरे इकोनॉमिक डिसीजंस को इम्पैक्ट करेगी। ठीक है, सिंपल अगर देखें तो रेलेवेंस, सिग्निफिकेंस ऑफ दैट आइटम और इंफॉर्मेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विच कैन इफेक्ट दी यूजर्स और इकोनॉमिक डिसीजंस ऑफ यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यू आर गेटिंग मी कि मैं एक यूजर्स हूँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, मैं इन्वेस्ट करने वाली हूँ, मेरा इकोनॉमिक डिसीजन है उसमें, बट मैं जब फाइनेंशियल्स पढ़ रही हूँ तो जो फाइनेंशियल बने उसमें जो मटेरियलिटी का जो कंसेप्ट है या जो भी मिसस्टेटमेंट्स था, चाहे वो ओमिशन है, कुछ भी एरर हो, वो क्या इतना मटेरियल था जो मेरे डिसीजन को इम्पैक्ट कर दे। दैट इज कॉल्ड मटेरियलिटी, कि कितना वो मटेरियल है, कितना इंपॉर्टेंस है, इतना इंपॉर्टेंस है, क्या वो इतना मटेरियल है कि यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के इकोनॉमिक डिसीजंस को इफेक्ट कर दे, उसको मटेरियलिटी कहते हैं। चलिए हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि एक स्टेशनरी का एक्सपेंस था जो कि रॉन्गली रिकॉर्ड हो गया। ठीक है, अब एक अगर बड़ी कंपनी ले, जैसे कि हम रिलायंस का एग्जांपल लेते हैं, और एक्सपेंस जो गलत रिकॉर्ड हो वो छोटा सा एक्सपेंस है। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं कि चलो 1 लाख का खर्चा है और 1000 करोड़ की कंपनी है, तो क्या उस कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट है? द आंसर इज़ नो। अगर मैं एक इन्वेस्टर हूँ और मैं रिलायंस में इन्वेस्ट करना चाहती हूँ, तो क्या मैं ये 1 लाख के खर्चे को जो गलत रिकॉर्ड हो गया, क्या वो मेरे लिए मटेरियल है? द आंसर इज़ नो, क्योंकि वो उतना मटेरियल है ही नहीं। ठीक है, वो उसके नंबर्स को इतना मिसस्टेट नहीं कर रहा, वो उसकी प्रेजेंटेशन को या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इतना इफेक्ट नहीं कर रहा कि मेरा डिसीजन उससे इम्पैक्ट हो जाए कि मैं रिलायंस में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता या चाहती। बट अगर कोई एक छोटा स्टार्टअप है, ठीक है, और उसने अभी जस्ट शुरू किया है और उसका बेसिक जो उसका जो रिकॉर्डिंग हो रहा है वो गलत है और बहुत ही छोटे लेवल पे अभी वो अर्निंग है, लेट्स से वो 20 लाख की इनकम जस्ट है और 1 लाख का उसमें रॉन्गली रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन आ गई, तो क्या ये एज एन यूज़र, मैं उस स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने जा रही हूँ, तो क्या एज एन यूज़र मेरा इकोनॉमिक डिसीजन इफेक्ट होगा? द आंसर इज़ येस। अब ये 1 लाख रुपए मेरे लिए मटीरियल है। क्यों? क्योंकि यूजर्स के पर्सपेक्टिव से मटीरियलिटी को देखा जाता है, मैनेजमेंट के हिसाब से या कंपनी के हिसाब से मटीरियलिटी को नहीं देखा जाता। मटीरियलिटी का मतलब ही है कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बना रहे हैं, बीइंग कंपनी, अगर मैं कंपनी हूँ और मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही हूँ, तो वो ऐसा होना चाहिए कि वो कंसाइज हो, यूजफुल हो, मीनिंगफुल हो, फोकस्ड हो, किसके लिए? यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि मटीरियलिटी का कंसेप्ट यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के को ध्यान में रखते हुए रखा गया है
ये कंपनी को ध्यान में रखते हुए नहीं देखा गया है। और ऑडिटिंग के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो ऑडिटर के डिसीजन यानी कि ऑडिट ओपिनियन देने के लिए मटीरियलिटी का कंसेप्ट है। तो मटीरियलिटी के दो जगह एप्लीकेशन है, एक अकाउंटिंग में एंड एक ऑडिटिंग में। अकाउंटिंग में मैंने आपको समझाया अभी, जैसे कि कोई अगर एंट्री कितनी इंपॉर्टेंस रखती है उस यूज़र्स के लिए, उस यूज़र्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो पढ़ रहे हैं उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, तो मुझे एज एन कंपनी मुझे ध्यान रखना है कि वो जो इन्फॉर्मेशन है वो कितनी इंपॉर्टेंस कैरी कर रही है, कितनी यूज़फुल होगी उस यूज़र्स के लिए, उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए। तो मैं प्रेजेंटेशन के लिए, रिकॉग्निशन के लिए या डिस्क्लोजर करते समय मटेरियल चीज़ों का ही ध्यान रखूँगी। अगर मुझे लगता है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल मुझे लगता है कि कैलकुलेटर मैंने 5,000 के खरीदे और वो मैं कैपिटलाइज नहीं करी, मैं एक्सपेंस ऑफ करी, तो ये एक रिकॉग्निशन है, रिकॉग्निशन मैंने एक अकाउंटिंग करी है, ठीक है। तो इसको अब जब मैं ये कर रही हूँ, मेरे को लगता है कैपिटलाइजेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैंने ये सोचा कि ये इतना मटीरियल नहीं है कि उसको कैपिटलाइज किया जाए, ठीक है। ऐसे कोई डिस्क्लोजर है, मुझे लगता है कि ये डिस्क्लोज होना मटेरियल नहीं है, क्योंकि यूजर्स को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर ये डिस्क्लोज नहीं भी हुआ इन्फॉर्मेशन, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो वो मटेरियल नहीं है मेरे लिए। सेम वे कोई भी मैं ग्रुपिंग कर रही हूँ, कोई छोटे मोटे खर्चों को मैं एक साथ ग्रुप कर रही हूँ, मुझे लगता है यूजर्स के लिए वो छोटे मोटे खर्चे इतने मायने नहीं रखते अगर मैं उनको एक ग्रुपिंग में डाल दूँ। तो मेरा जो प्रेजेंटेशन पार्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, मैं उन सारे एक्सपेंस को अदर एक्सपेंस में डालना चाह रही हूँ, तो यूजर्स को इतना इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि वो टोटल एक्सपेंस का बहुत ही कम परसेंट कैरी कर रहे हैं अदर एक्सपेंस या मिसलिनियस एक्सपेंस। तो अगर मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के पर्सपेक्टिव से या अकाउंटिंग के पर्सपेक्टिव से सोचूं तो रिकॉग्निशन के टाइम, डिस्क्लोजर्स के टाइम, प्रेजेंटेशन के टाइम हम मटीरियलिटी का कंसेप्ट ध्यान में रखते हैं। ऑडिटर की बात करूँ या ऑडिटिंग की बात करूँ, वो 3 स्टेज पे ध्यान रखेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी जब रिस्क असेसमेंट कर रहा है, मैंने देखा कि मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़े, मैंने इंडस्ट्री समझ ली, मैंने कंपनी के बारे में पढ़ लिया, अब मुझे लगता है कि जो यूजर्स हैं उनका फोकस ज़्यादा रेवेन्यू पे है, तो मैं अपनी मटेरियलिटी उस हिसाब से निकालूंगा, मैं अपने जो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी उसके हिसाब से निकालूंगा। एक होती है ओवरऑल मटेरियलिटी, एक होती है परफॉर्मेंस मटेरियलिटी एंड एक होती है क्लियरली ट्रिवियल थ्रेशोल्ड, कई जगह इसको CTT कहते हैं, कई जगह इसको सैड कहते हैं। तो वो तीनों जब मैं निकाल रही हूँ, जब कैलकुलेट कर रही हूँ मटेरियलिटी, तो मैं अपने रिस्क असेसमेंट के टाइम कैलकुलेट कर रही हूँ इंडस्ट्री को समझते हुए, इंडस्ट्री के यूजर्स को समझते हुए, ठीक है। फिर मैं ये कैलकुलेशन करके निकालती हूँ कि मेरी फोकस्ड एरिया या फोकस कैप्शन एरिया कौन से हैं, क्या मुझे रेवेन्यू पे काम करना है, क्या मुझे फिक्स एसेट्स पे काम करना है, मेरे कौन से कोर एरियाज हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, या कौन सा डिस्क्लोजर्स है। रिलेटेड पार्टी, बहुत सारे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं रिलेटेड पार्टी के, तो मेरे लिए वो कोर एरिया है। रिलेटेड पार्टी एंड एनी हाउ वैसे भी कोर एरिया होता है, आपको मटेरियलिटी का कंसेप्ट उसमें वैसे भी नहीं लगाना, क्योंकि आपको सारे ही ट्रांजेक्शन्स वो 100% चेक करने पड़ते हैं और वो यूजर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो मेरे को एज एन ऑडिटर ये रिस्क असेसमेंट के टाइम, प्लानिंग के टाइम डिस्कस करना है इंटरनली, और फिर डिसाइड करना है, इवेल्युएट करना है कि वो मटेरियलिटी क्या होगी, कितना क्या क्या अमाउंट मैं मटेरियलिटी का निकालूंगा, क्या कैलकुलेशन होगी, वो सब। उसके बाद जब मैं ऑडिट प्रोसीजर्स कर रहा हूँ बीइंग एन ऑडिटर, तो मुझे लगता है कोई एरर आई तो मैं उसको इवैल्यूएट करूँगा कि क्या इसका इंपैक्ट इतना ज़्यादा है कि यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए मटीरियल है। अब वो मैं एज एन ऑडिटर कैसे देखता हूँ कि जब मैंने अपनी ओवरऑल मटीरियलिटी निकाल ली, परफॉर्मेंस मटीरियलिटी निकाल ली, CTT निकाल लिया, तो मुझे लगता है एक एरर आया जो मेरी मटीरियलिटी से भी ऊपर जा रहा है और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मटीरियल मिस्टेक करेगा, ठीक है। तो मैं उस एरर का इम्पैक्ट देखती हूँ, क्या वो मटीरियलिटी से ऊपर आ रहा है, क्या वो परफॉर्मेंस मटीरियलिटी से ऊपर आ रहा है, या CTT से नीचे है। ये सारे फैक्टर्स को इवैल्यूएट करके मैं देखती हूँ कि इस मिसस्टेटमेंट का, इस एरर का कितना इम्पैक्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए, जो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के इकोनॉमिक डिसीजंस को या डिसीजंस को मैटर करेगा या इफेक्ट करेगा, ठीक है। थर्ड स्टेज होता है जिससे अगर मैं ऑडिटर हूँ और मुझे कोई एरर पता चला और मुझे लगता है कि इससे ट्रू एंड फेयर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इफेक्ट हो रहा है, मेरा जो ओपिनियन है वो मॉडिफाई करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि इतना ज़्यादा मिस्टेक हो गया है कि मुझे ओपिनियन ही चेंज करना पड़ेगा। तो मैं तीनों स्टेज पे ध्यान रखूंगी अपने मटेरियलिटी का कंसेप्ट। पहला, जब मैं रिस्क असेसमेंट कर रही हूँ, जब मैं ऑडिट प्लानिंग कर रही हूँ, ठीक है, तो मैं मटेरियलिटी कैलकुलेट करूँगी। दूसरा, जब मेरे को कोई एरर मिल गया ऑडिट करते समय, तो मैं इवैल्यूएट करूँगी कि हाँ, ये मटेरियलिटी का कंसेप्ट के हिसाब से जो मटेरियलिटी मैंने निकाली उसके हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है, ये भाई ये इंपॉर्टेंट है, या ये मटीरियल है, ये मुझे मैनेजमेंट को बताना पड़ेगा कि ये चीज़ें गलत हो रही है, या तो आप करेक्ट करो, नहीं करो तो मुझे फिर डिस्क्लोज करना पड़ेगा और अकॉर्डिंगली थर्ड क्या होगा, उसके हिसाब से इवैल्यूएशन के बाद मैं देखूंगी कि मेरा ओपिनियन क्या रहेगा। क्या मैं अब अगर मैनेजमेंट कहती कि नहीं हम इसे ठीक नहीं करें, बट इम्पैक्ट उसका बहुत मटेरियल है, तो बीइंग एन ऑडिटर मेरा मॉडिफाई भी हो सकता है ओपिनियन। तो मेरे को तीनों लेवल पे ध्यान रखना है बीइंग एन ऑडिटर। और अकाउंटिंग में रिकॉग्निशन, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर के टाइम ध्यान रखती है मैनेजमेंट कि हाँ, क्या वो यूजर्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, उसका प्रेजेंटेशन कितना इंपॉर्टेंट है उस इन्फॉर्मेशन का, या अगर कोई एरर है तो उसका करेक्शन होना कितना ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग में जो मटीरियलिटी का कंसेप्ट होता है उसको ध्यान में रखते हैं। बट
हमेशा याद रखिएगा, मटीरियलिटी का कंसेप्ट सिर्फ और सिर्फ, चाहे वो ऑडिटर हो, चाहे वो कंपनी हो और चाहे या मैनेजमेंट हो, वो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ध्यान में रखते हुए मटीरियलिटी का कंसेप्ट लगता है। ठीक है, तो ये था सिंपल कि क्या होता है मटीरियलिटी और उसकी एप्लीकेशन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में हमको कैसे देखनी चाहिए। अब बात करते हैं कि कितने टाइप की होती है। अब एक होती है क्वांटिटेटिव मटीरियलिटी और एक होती है क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव तो कैसे होती है, जैसे कि मैंने एक बेंचमार्क ले लिया, मुझे लगता है कंपनी का रेवेन्यू बहुत अच्छा है या उसका पीबीटी अच्छा है, अच्छा उसका ग्रोथ है, ट्रेंड अच्छा है, तो मैं उसको प्रॉफिट बिफोर टैक्स का एक बेंचमार्क ले लेती हूँ और उसमें मैं लेट्स से मैंने 5% के हिसाब से बेंचमार्किंग करके मैंने मटीरियलिटी का अमाउंट निकाल लिया। फिर मैंने परफॉर्मेंस मटीरियलिटी निकाली विच इज 75% ऑफ मटीरियलिटी, और मैंने सीटीटी निकाली विच इज जनरली 5% ऑफ टोटल मटीरियलिटी, ओवरऑल मटीरियलिटी। मैंने क्या कैलकुलेशन करनी मटीरियलिटी की, अब इसके हिसाब से मैं देखती हूँ। अब मुझे कोई एरर मिली, जैसे लेट्स से मेरी मटीरियलिटी थी 10 लाख, मुझे एरर मिली 2 लाख की, ठीक है, विच इज़ बिलो माई मटीरियलिटी। तो उस हिसाब से मैं फिर अपना असेसमेंट करती हूँ कि मेरा जो रिस्क था या जो मेरा एरर आया वो कितना सिग्निफिकेंट था, कितना मटीरियल था। मैं फिर एज एन ऑडिटर वो असेस करूँगी, इवैल्यूएट करूँगी। ठीक है, ये तो हो गया ओवरऑल जो कैलकुलेशन बेस्ड होती है। इसको कहते हैं हम क्वांटिटेटिव मटीरियलिटी, जो कि अमाउंट है, कोई वैल्यू है, उसके बेस पे मैं जजमेंट कर रही हूँ कि अब ये कितना मटीरियल है, ये अमाउंट का जो एरर आया या ओमिशन हुआ वो कितनी, या मिस स्टेटमेंट आई, तो उसका फिर आगे देखते हैं कि वो डिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स हैं या अनडिटेक्टेड है या करेक्टेड है अनकरेक्टेड है। वो मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करके फिर हम बात करते हैं कि आप ये करेक्ट करेंगे। फिर अगर वो करेक्ट कर लेते हैं तो करेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स हो जाते हैं। बट एनी हाउ, ये ऑडिटर का क्वांटिटेटिव मटीरियलिटी के टाइम हम ध्यान रखते हैं। एक होती है क्वालिटेटिव मटीरियलिटी। ये कैसे होती है, जैसे कि लेट्स से रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स है, ठीक है, इसमें छोटे छोटे ट्रांजेक्शन आ रही है, अमाउंट बहुत छोटा है, ठीक है, मेरी जो मटीरियलिटी मैंने कैलकुलेट करी उससे बहुत छोटा अमाउंट है और उसमें मुझे कोई एरर मिल गया। अब मैं सोचूंगी कि ये मटीरियल है कि नहीं है। नहीं, इस वक्त मुझे नहीं सोचना, क्योंकि ये क्वालिटेटिवली इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई फ्रॉड मिल गया, कोई नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉज मिल गया, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स हो गए, कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन जो यूजर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ध्यान में रखते हुए, या उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई ऐसी ट्रांजेक्शन, जैसे लेट्स से कोई नई ट्रांजेक्शन हुई है इस साल, ठीक है, भले ही अमाउंट छोटा हो, लेकिन एक ऐसा इवेंट है जो यूजर्स को पता होना चाहिए। तो बीइंग एन ऑडिटर मुझे ये देखना है कि ये क्वालिटेटिवली मटीरियल है, भले ही मेरे अमाउंट से, मटीरियल के अमाउंट से बहुत कम है, बट अगर इसमें कोई गड़बड़ हुई, इसकी रिकॉर्डिंग में, इसकी मेजरमेंट में, इसकी प्रेजेंटेशन में कोई भी गड़बड़ हुई, तो वो मुझे रिपोर्ट करना है या वो उसका मुझे इवैल्यूएशन करना है कि वो मटीरियल है कि नहीं है। उस समय मैं ये नहीं देख सकती कि ये अमाउंट बहुत छोटा है तो इसे इग्नोर कर दूँ या इममटीरियल है। ठीक है, तो एक होती है क्वांटिटेटिव मटीरियलिटी, एक होती है क्वालिटेटिव मटीरियलिटी। अमाउंट के हिसाब से क्वांटिटेटिव हो जाती है, और अगर मुझे उसका नेचर के हिसाब से या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से देखना है कि कितना यूजर्स के लिए वो इंपॉर्टेंट रखती है वो इन्फॉर्मेशन, अगर वो मिस हो गई तो या मिस स्टेट हो गई तो वो होती है क्वालिटेटिव मटीरियलिटी। ठीक है, तो अभी तक हमने जाना कि मटीरियलिटी क्या होती है, कैसे उसकी एप्लीकेशन होती है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में। उसके बाद हमने जाना कि मटीरियलिटी कितनी टाइप की होती है। अब बात करते हैं कि क्या मटीरियलिटी रिवाइज हो सकती है। द आंसर इज येस, ओनली इन 2 केसेस। पहला कि अगर लेट्स से आपने एक बेंचमार्क डिसाइड किया और वो बहुत सिग्निफिकेंटली चेंज हो गया, लेट्स से मैंने पहले पीबीटी जिस पे निकाला मटीरियलिटी वो 10 करोड़ था, अब वो 1.5-2 करोड़ हो गया, मतलब या तो कम हो गया या ज़्यादा हो गया, कुछ भी हो सकता है, बट वो ड्रास्टिकली चेंज हो गया, पिक्चर ही चेंज हो गया। जब मैंने प्लानिंग करा, ऑडिट का जब स्टार्ट किया, प्लानिंग किया, उस टाइम वो 10 करोड़ एस्टिमेट कर रही थी मैं प्रॉफिट, या मैनेजमेंट से डिस्कशन किया, उसने बोला हमें 10 करोड़ का प्रॉफिट हो जाएगा साल का, बट एक्चुअल जो रिजल्ट आया वो 2 करोड़ ही आया। अब उसके 10 करोड़ के हिसाब से तो मैंने पूरा ऑडिट कर दिया था, सैंपल निकाल लिए, टेस्टिंग शुरू कर दी, तो क्या करूँ मैं अब। रिवीजन होती है मटीरियलिटी का, उसके हिसाब से आपको सैंपल साइज, एक्सटेंट ऑफ ऑडिटिंग टेस्टिंग दोबारा से एसेस करना पड़ता है। इसको कहते हैं मटीरियलिटी रीअसेसमेंट। ठीक है, उसके अलग से हमारे को ऑडिट में प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ते हैं, उसके हिसाब से हम अलग सैम्पलिंग करते हैं, फिर उनको दोबारा टेस्ट करते हैं, क्योंकि हम अपना ओपिनियन गलत नहीं कर सकते। अगर मैं कहूँ कि नहीं यार मैं वही मटीरियलिटी कंटिन्यू करती हूँ, तो विच इज़ रॉन्ग, आपका ओपिनियन गलत हो जाएगा, अनकरेक्ट मतलब इनकरेक्ट हो जाएगा, इनअप्रोप्रिएट हो जाएगा। आपको मटीरियलिटी रिवाइज करनी पड़ेगी अगर आपका बेंचमार्क से ड्रास्टिकली कोई चेंज हो जाता है एक्चुअल रिजल्ट। जैसे आपने रेवेन्यू सोचा, आपका रेवेन्यू बहुत चेंज हो गया बाद में जब एक्चुअल आया, तो आपको वो एट द क्लोजिंग ऑफ ऑडिट आपको मटीरियलिटी रिवाइज करनी पड़ेगी और आपको दोबारा से काम करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा आता है कंडीशन कि मेरा कोई ऐसा इवेंट आ गया या कोई चेंज हो गया, मतलब मैनेजमेंट में कोई, जैसे लेट्स से आप ऑडिट करे थे पूरे साल कुछ भी नहीं हुआ, लास्ट के 1-2 मंथ पहले ही कुछ ऐसा ट्रांजेक्शन आ गया जिससे कि आपको मटीरियलिटी रिवाइज करनी पड़ गई। जैसे कोई ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम आ गया, प्रॉफिट आ गया,
जिससे कि रेवेन्यू एकदम से हाई हो गया या पीबीटी एकदम से बढ़ गया या कुछ भी, मतलब आपको लगता है कोई ऐसा इवेंट आ गया, ट्रांजैक्शन आ गया, जैसे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस आ गए, नई नई पार्टीज आ गई, मार्च का मंथ और 8-10 नई पार्टी आ गई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, तो आपको मैच्योरिटी के हिसाब से वो सोचना पड़ेगा कि कोई भी चेंज हो गया, एकदम से इवेंट आ गया, कोई ट्रांजैक्शन आ गया जो आपके ओपिनियन को, ऑडिट प्रोसीजर्स को, एक्सटेंट ऑफ टेस्टिंग को इफेक्ट कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है, आपको उस केस में मैच्योरिटी को रिवाइज करना पड़ेगा एंड रिवीजन ऑफ या रीअसेसमेंट ऑफ मैच्योरिटी का कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया मैच्योरिटी के बारे में, क्या होती है, कितने टाइप की होती है, उसकी एप्लीकेशन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में क्या होती है, मैच्योरिटी हम रिवाइज कब कब कर सकते हैं। अब मैं बताती हूँ कि कौन से फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान में रखते हुए आपको मैच्योरिटी निकालनी चाहिए। सबसे पहले साइज़, ठीक है, जैसे कि एक बड़ी कंपनी है उसमें जनरली हायर ही मैच्योरिटी आती है, तो आपको देखना है कि छोटी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, कितना उसका रेलेवेंस है, क्या मैं बेंचमार्क लूँ जो इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री को समझिए कि क्या, जैसे लेट्स से बीपीओ कंपनी, उसमें खर्चे ज़्यादा, आपको एक्सपेंस लेना पड़ेगा क्योंकि एक्सपेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में या पीएनएल में ज़्यादा पोर्शन कैरी करेंगे, तो आपको बेंचमार्क एक्सपेंस लेना चाहिए। अगर कोई नई कंपनी स्टार्टअप है तो उसका एसेट्स अभी अभी आई हैं, उसमें रेवेन्यू नहीं है, उसमें पीबीटी नहीं है, प्रॉफिट नहीं है, तो आप उसके केस में आप बेंचमार्क क्या ले सकते हैं, एसेट्स ले सकते हैं। तो आपको ये बेंचमार्किंग करते समय ये आपको साइज़ देखना पड़ेगा, कितना इंपॉर्टेंट है वो मैच्योरिटी आपके लिए, उसको इंडस्ट्री को समझते हुए। उसके बाद आपको देखना पड़ेगा क्या उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है या नेचर है, वो कितना यूज़र्स के लिए इम्पैक्ट है, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो यूज़र्स को इम्पैक्ट करेगी, आपको वो भी ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद आपको ये भी देखना पड़ेगा कि वो उसका कितना इम्पैक्ट है, मतलब इंडिविजुअली या एग्रीगेट में वो कितना इम्पैक्ट करेगा। ये सारे फैक्टर्स आपको मैच्योरिटी का ध्यान रखना पड़ेगा, क्या नेचर है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या उसका इम्पैक्ट हो सकता है। बट ये सारी ही चीज़ें आपको यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हिसाब से उनको ध्यान में रखते हुए आपको सोचना पड़ेगा। आप अगर ऑडिट कर रहे हैं तो आपको ये डिस्कस करना पड़ेगा कि देखो जी, एक ये एरर आया है या एक मिसस्टेटमेंट आया है, मैनेजमेंट बताता है कि यार ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यूजर्स के लिए, मतलब इतना इफेक्ट करेगा ही नहीं, ठीक है, तो उनको यूजर्स को मतलब भी नहीं है क्योंकि बहुत इमटेरियल है उनके लिए, तो आपको फिर वो असेस करना पड़ेगा, अच्छा यूजर्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अच्छा देन इफ यू एग्री विद द मैनेजमेंट कि हाँ ये यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ही सिग्निफिकेंट सा एरर है, छोटा सा, तो देन यू कैन इग्नोर इट एंड प्रोवाइडेड कि वो इंडिविजुअली और एग्रीगेट में वो आपकी मैच्योरिटी से ऊपर ना हो। लेट्स से मैनेजमेंट कह रही है इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जब आपने उसको एग्रीगेट देखा या सारे एरर्स को कंबाइन किया, ये इंडिविजुअल एरर भी आपकी कैलकुलेशन ऑफ मैच्योरिटी से ऊपर चला गया, आपने जो मैच्योरिटी कैलकुलेट करी उससे ऊपर चला गया, तो आपको उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, आपको उसको इवैल्यूएट करके उसका असेसमेंट निकालना पड़ेगा, आपको एक वर्क पेपर बनाना पड़ेगा पूरा कि मैंने मैच्योरिटी का जो कैलकुलेशन किया वो ये था, अब जो मेरा एरर आया है वो इससे ऊपर है, इतना ऊपर है, उसका क्या इवैल्यूएशन है, क्या मिसस्टेटमेंट्स है, क्या वो करेक्ट हो गया, क्या वो नहीं करेक्ट हुआ मिसस्टेटमेंट्स, वो सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए। उसके अलावा आपको ये भी देखना पड़ेगा कि मुझे रिवाइज करने की जरूरत तो नहीं मैच्योरिटी। उसके अलावा आपको ये भी देखना पड़ेगा कि अब मैं कंक्लूड कैसे करूँ बीइंग एन ऑडिटर, कि मैं उसका ओपिनियन कैसे करूँ, मैं मॉडिफाई करूँ या अनमॉडिफाई करूँ, ये सारे फैक्टर्स को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो साइज, कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका नेचर, कितना इफेक्ट है, यूजर्स क्या सोचते हैं, मैनेजमेंट का क्या है, ये सारे फैक्टर्स आपको डिसाइड करते हैं, ये आपको सारे इन्फ्लुएंस करेंगे फैक्टर्स मैच्योरिटी डिसाइड करने में, मैच्योरिटी कैलकुलेट करने में, उसका इम्पैक्ट देखने में, उसका कितना असेस होना चाहिए या क्या उसका मिसस्टेटमेंट्स या फाइनेंशियल्स पे कितना इम्पैक्ट है, आपके ओपिनियन पे कितना इम्पैक्ट है, ये सब आपको फैक्टर्स इफेक्ट करेंगे जब आप मैच्योरिटी का कंसेप्ट कर रहे होंगे या मैच्योरिटी अप्लाई कर रहे होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ ऐसे एग्जांपल्स की जो मैं आपको बताऊंगी और उससे आपको थोड़ा सा और कंसेप्ट क्लियर होगा मैच्योरिटी का। ठीक है, जैसे कि लेट्स से जैसे मैंने अभी एग्जांपल भी लिया था कि जैसे एक छोटा सा खर्चा है, 5-6 हज़ार का खर्चा है, लेकिन मतलब कैलकुलेटर्स का एक्सपेंस है, छोटा मोटा कोई छोटी एसेट्स का खर्चा है, और मैनेजमेंट को लगा कि वो मेरे को क्या है कैपिटलाइज नहीं करना। ठीक है, अब एज एन ऑडिटर आपने वो असेस करना पड़ेगा कि आपको देखना पड़ेगा कि क्या वो इंपॉर्टेंट है, उसको कैपिटलाइज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अब इसमें कुछ चीज़ें ये भी आती है कि आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का भी ध्यान रखना है, मैच्योरिटी के साथ साथ आपको ये भी देखना है कि अब कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो स्टैंडर्ड कहता है कि आपको कैपिटलाइज करना पड़ेगा, बट मैनेजमेंट कह रही है कि नहीं हमारे लिए मटीरियल नहीं है, फिर आप ये नहीं कह सकते कि नहीं मटीरियल है कि नहीं है, आपको फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, आप उस केस में मैच्योरिटी का कंसेप्ट नहीं देखेंगे, आप बोलेंगे कि मटीरियल हो नहीं हो, आपको ये कैपिटलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, मैच्योरिटी का कंसेप्ट आप यूजर्स के हिसाब से देखेंगे, ये बात सच है, बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का डेविएशन नहीं होना चाहिए। अगर कोई चीज़ कैपिटलाइज होनी चाहिए, जैसे मेरे एग्जांपल में अगर मुझे लगता है कि ये एज एन स्टैंडर्ड भी नहीं कहता कि छोटी आइटम्स का आप कैपिटलाइज करो ही करो, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा, वो कोई रूल फिक्स नहीं है, तो मैं मैनेजमेंट की बात से एग्री हो जाऊँगी, ठीक है ये छोटा मोटा खर्चा, आप इसको एक्सपेंस में ले जाओ, आप इसको पीएनएल में ले जाओ, इसको कैपिटलाइज मत करो, तो ठीक है। बट अगर मुझे लगता है कि नहीं स्टैंडर्ड में लिखा है कि ये चीज़ कैपिटलाइज होगी, बट आपने कैपिटलाइज नहीं करी और मुझे नहीं पता कि आपके हिसाब से मटेरियल है कि नहीं है, बट स्टैंडर्ड का डेविएशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप मेरी बात समझ रहे हैं कि मटीरियलिटी का कंसेप्ट अपनी जगह है, स्टैंडर्ड्स
या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का एप्लीकेशन, उसकी प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर, उसके ऊपर क्या रिकॉग्निशन मेजरमेंट प्रिंसिपल्स रखते हैं, वो चीज़ें अपनी जगह हैं, ठीक है। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल हो गया। दूसरा हो सकता है जैसे कि एक डायरेक्टर है, उसका रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजेक्शन है, उसका कितना कितना इंटरेस्ट है, क्या क्या ट्रांजेक्शन रहा, उसका डिस्क्लोजर भले ही छोटा अमाउंट हो, ठीक है, लेकिन ये क्वालिटेटिवली, मैंने आपको बताया था क्वालिटेटिव मटेरियलिटी होता है फैक्टर, वो इंपॉर्टेंट होता है। तो ये क्वालिटेटिवली इंपॉर्टेंट है, ये डिस्क्लोज करना है। अगर कंपनी बोलती है कि नहीं ये छोटे मोटे ट्रांजेक्शन है, इग्नोर कर देते, बट नो, इट हैज़ टू बी डिस्क्लोज। इट इज़ मटीरियल फॉर द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इट इज़ मटीरियल फॉर देम टू नो कि किस डायरेक्टर ने कौन सी ट्रांजेक्शन किस कंपनी में करी है। तो आप अच्छे से समझिए कि मटीरियलिटी मैनेजमेंट के हिसाब से नहीं सोचनी है, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल्स के हिसाब से सोचनी है। मटेरियलिटी अमाउंट या उस हिसाब से नहीं सोचनी, कितना मैटर करता है वो इन्फॉर्मेशन, ये इंपॉर्टेंट है कि वो मिस स्टेटमेंट, वो ओमिशन अगर वो नहीं रहा तो वो कितना इम्पैक्ट करेगा, उसका वो कितना मटेरियल है, ये मैटर करेगा, ये डिपेंड करेगा कि यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए वो कितना मटेरियल है। तो आपको ये चीज़ देखनी है कि जो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनके लिए वो इन्फॉर्मेशन या वो जो भी एरर हुआ या जो भी मिस स्टेटमेंट हुई वो कितना इंपॉर्टेंट रखती है, कितना रेलेवेंस रखती है, वो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको एज एन ऑडिटर भी ध्यान रखना, और अगर आप कंपनी है तो आपको वो भी ध्यान रखना है कि वो कितनी मटीरियल है, मतलब कितना मटीरियल है वो इन्फॉर्मेशन, कितना रेलेवेंस रखती है, कितना सिग्निफिकेंस रखती है। वो इन्फॉर्मेशन अगर मिस हो गई तो, या मिस स्टेट हो गई तो, या रॉन्गली प्रेजेंट हो गई तो, या कि कुछ गड़बड़ निकल गई तो या रॉन्गली पोस्टेड हो गई तो वो सारी की सारी चीज़ें आपको यूजर्स के हिसाब से सोचनी है। उसके साथ साथ ये भी सोचनी है कि अगर आप ऑडिटर है तो आपको ऑफ कोर्स अदर फैक्टर्स भी देखने हैं कि वो कितना मटेरियल है, मेरे मटेरियलिटी से ऊपर है कि नहीं है, वो सब चीज़ें वो आपके ओपिनियन को इफेक्ट करेगी। बट जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप बना रहे, बीइंग अ कंपनी अगर आप हैं, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे तो आपको यूजर्स के हिसाब से सोचना ही पड़ेगा। एज एन ऑडिटर आप एक लेवल पे जस्टिफाई कर सकते हैं कि ठीक है मेरी मटेरियलिटी के हिसाब से कम है तो आई कैन इग्नोर इट, या मुझे नहीं लगता कि इतना मटेरियल है, या मेरे इतना मटेरियल है कि मेरे ऑडिट ओपिनियन को भी मैटर या इफेक्ट कर देगा या मॉडिफाई कर देगा, जो भी है। तो ये एक छोटी सी, मतलब मैं आपको एक समराइज़ करूँ तो मटीरियलिटी जो होती है वो बेसिकली एक तरह का मिस स्टेटमेंट है, एक तरह का ओमिशन है, जो कि मटीरियल हो सकता है और वो इंडिविजुअल भी हो सकता है, एग्रीगेट में भी हो सकता है। बहुत सारे छोटे छोटे एरर्स को कंबाइन कर लो तो वो आपको वो भी देखना पड़ेगा कि एग्रीगेट लेवल पे कितना मटेरियल मिसस्टेट है, क्योंकि हमारा ऑडिटर का काम क्या है, हमारा ऑडिटर का काम है कि हमें ये देखना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स, राइट, एंड ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेडिक्ट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। ट्रू एंड करेक्ट तो नहीं बोल सकते बट ट्रू एंड फेयर है, मतलब इस लेवल पे है कि जो हमने टेस्टिंग करी, जो हमने ऑडिट करा, हमारे हिसाब से हमारा ओपिनियन ये कहता है कि ट्रू एंड फेयर है एंड आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। उसको जस्टिफाई करने के लिए आपने ऑडिट प्रोसीजर्स करा, मटेरियलिटी का कंसेप्ट निकाला, ठीक है। तो इन समरी मटेरियलिटी is importance is simply means is relevance, significance, any information, anything, any item related to financial statement, चाहे वो measurement हो, recognition हो, principles या presentation disclosure से related हो, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि importance रखती है, importance carry करती है from the users of financial statement perspective, not from the management perspective, नॉट फ्रॉम द ऑडिटर पर्सपेक्टिव। ऑडिटर तो एक कैलकुलेशन करता है बस मटेरियलिटी की कि हाँ मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं पूरा फाइनेंशियल नहीं कर सकता, मैं एक मटेरियलिटी निकाल लेता हूँ कि इससे ऊपर मैं अपना जो मान लूँगा कि इससे ऊपर मेरे अगर है कोई एरर है तो वो मटेरियल है, और फिर मैं मैनेजमेंट को बोलूँगा इसको करेक्ट करो, नहीं करते तो अकॉर्डिंगली मैं अपना ओपिनियन लूँगा। तो ये ऑडिटर के पर्सपेक्टिव से, अकाउंटिंग के पर्सपेक्टिव से मटेरियलिटी का अलग अलग कंसेप्ट है, बट दोनों ही जगह ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।